Good morning everyone and welcome to Rathi Learnings. Today in accountancy we'll see the numericals of revaluation. In the previous classes we discussed the journal entries and format of revaluation account. Today let us see the numericals of revaluation. पिछली क्लास में मैंने आपको जर्नल एंट्रीज और रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट समझाया था. आज कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के. रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने आपको बोला था कि एसेट्स जब इंक्रीज होते हैं और लाइबिलिटीज जब डिक्रीज होती है तो वो फर्म के लिए गेन है. ठीक है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है. इसलिए नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में. और क्या रूल है नॉमिनल अकाउंट का? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन. तो एसेट का बढ़ना और लाइबिलिटी का घटना हमारे लिए क्या है? गेन है, इसलिए वो क्रेडिट होंगे. और एसेट का कम होना और लाइबिलिटी का इंक्रीज होना हमारे लिए लॉस है, इसलिए वो डेबिट होंगे. इस रूल को अप्लाई करके ही हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते हैं और जर्नल एंट्रीज को पास करते हैं. इन द प्रीवियस क्लासेस आई डिस्कस दैट इंक्रीज इन एसेट and decrease in liability is the gain for the firm, whereas decrease in asset and increase in liabilities is the loss for the firm. As a revaluation account is a nominal account, therefore the rule of nominal account, that is debit all expenses and losses, credit all income and gain, is applied on revaluation account. And keeping that rule in consideration, we have to prepare the revaluation account. Let us see it with the help of a numerical. Pass the entries in the firm's journal on admission of a new partner. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कब कब बनता है? जब पार्टनर एडमिट होता है फर्म में, कोई नया पार्टनर का एडमिशन होता है फर्म में, या कोई पार्टनर रिटायर होता है फर्म से, तब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है. ठीक है, तो अभी हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में देखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट दोनों केस में सेम बनता है. चाहे वो रिटायरमेंट के केस में रिवैल्यूएशन हो, कंसेप्ट इज सेम, इवन द अकाउंट इज सेम. और चाहे वो एडमिशन के टाइम पे रिवैल्यूएशन बन रहा है, कंसेप्ट इज सेम एंड द रिवैल्यूएशन अकाउंट इज सेम. एक ही अकाउंट है लेकिन दो बार बनता है. एडमिशन जब पार्टनर आ रहा है उस समय भी बनाते हैं, और जब पार्टनर फर्म से जा रहा है, रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो रही है, उस केस में भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. अभी हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कर रहे हैं तो उस केस में भी वैसे ही बनेगा जैसे रिटायरमेंट या डेथ में बनेगा. लॉजिक सेम होगा. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. लेट अस सी द न्यूमेरिकल. Plant and machinery be depreciated by 20,000 and land and building be appreciated by 50,000. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या है? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की नई वैल्यू, जो करंट डेट की वैल्यू होगी, उसे हम कंसिडर करते हैं. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में क्या है कि प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है, मीन्स कम करना है 20,000 से, एंड लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है, मतलब इंक्रीज करना है 50,000 रुपीज से. तो इसकी अगर हम जर्नल एंट्री बनाएं तो क्या होगा? प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है, मींस कम हो रही है, तो ये क्या है? नुकसान है फर्म के लिए. ठीक है, तो उसमें क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी. कितनी अमाउंट से? जितने से डेप्रिशिएट हो रहा है, मतलब 20,000. Revaluation account will be debited by plant and machinery of amount 20,000 rupees. तो ये डेबिट साइड में आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के. और लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट कर रहे हैं 50,000 से. अप्रिशिएट कर रहे हैं मतलब इंक्रीज कर रहे हैं. तो इंक्रीज करना, एसेट जब इंक्रीज होती है तो उसको कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है. तो एसेट कौन सी है? लैंड एंड बिल्डिंग. तो हम क्या लिखेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. और अमाउंट कितनी आएगी? जितने से अप्रिशिएट हो रही है एसेट, और एसेट अप्रिशिएट हो रही है 50,000 रुपीज से, तो हम यहां पर लिखेंगे 50,000 रुपीज. क्लियर? यहां पर प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है, कम हो रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? प्लांट रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं टू प्लांट एंड मशीनरी.
ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है, तो हम जर्नल एंट्री क्या पास कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 20,000 रुपीज। और यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है। तो लैंड एंड बिल्डिंग एसेट जब इंक्रीज होता है तो उसका डेबिट बैलेंस होता है, और एसेट जब डिक्रीज होता है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है, मतलब कम हो रही है, तो उसका क्रेडिट बैलेंस हो गया। यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है, तो उसका डेबिट बैलेंस हो गया। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्लांट एंड मशीनरी का डिक्रीज होना क्या है, लॉस है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ। और प्लांट एंड मशीनरी मींस एसेट का इंक्रीज होना क्या है, गेन है, इसलिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट का इंक्रीज होना मींस डेबिट बैलेंस, एसेट का डिक्रीज होना मींस क्रेडिट बैलेंस। रिवैल्यूएशन के लिए एसेट का बढ़ना फायदा है, तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट। एसेट का घटना नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट। ठीक है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एंट्री। ए प्रोविजन ऑफ 5% वी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स अमाउंटिंग टू रुपीज 1,00,000। 1,00,000 रुपीज के डेटर्स पे हमें 5% प्रोविजन क्रिएट करना है फॉर डाउटफुल डेट्स। जब हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो वो लेस होता है डेटर्स से, और डेटर्स की वैल्यू कम हो जाती है प्रोविजन की वजह से, इसलिए प्रोविजन क्या है, हमारे लिए लॉस है। तो कहाँ आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो 5% क्रिएट करना है 1,00,000 के डेटर्स पे। 1,00,000 का 5% कितना होता है, 5,000 रुपीज। जर्नल एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट से क्यों हो रहा है रिवैल्यूएशन डेबिट, क्योंकि रिवैल्यूएशन के लिए लॉस है। क्या लॉस है कि प्रोविजन क्रिएट करना पड़ रहा है, उसे डेटर्स की वैल्यू कम हो रही है, दैट इज व्हाई रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड बाय व्हाट अमाउंट, 5,000 रुपीज। और ये 5,000 कहां से आया, 1,00,000 का 5%। टू में क्या आएगा, प्रोविजन फॉर डेटर्स, टू प्रोविजन ऑन डेटर्स या टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अमाउंट विल बी सेम 5,000 रुपीज। तो प्रोविजन क्या है, लाइबिलिटी है हमारी, तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए क्या है, क्रेडिट है। एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। एसेट जब घटता है तो क्रेडिट होता है, और लाइबिलिटी जब घटती है तो डेबिट होता है। ठीक है। तो यहाँ पर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए क्रेडिट हुआ। रिवैल्यूएशन के लिए लॉस है, क्योंकि डेटर्स की वैल्यू कम हो रही है, इसलिए डेबिट हुआ। ठीक है। आफ्टर क्रिएटिंग प्रोविजन ऑन डेटर्स, द अमाउंट ऑफ डेटर्स विल बी reduced because we are creating provision on that and provision is subtracted from debtors, therefore it is loss, so revaluation account is debited. Now let us move towards the third entry. वारंटी क्लेम्स बी इंक्रीज बाय 15,000। फॉर एग्जाम्पल हमारी कोई फर्म है और हमने जो प्रोडक्ट बनाए उन पे वारंटी दी हुई है, और वारंटी के लिए कोई कस्टमर क्लेम कर रहा है, उसकी वैल्यू हमें 15,000 से इंक्रीज करनी है। तो वारंटी का क्लेम हमारे लिए लाइबिलिटी है, हमें वो पेमेंट करना है, और वो बढ़ रहा है 15,000 से। तो लाइबिलिटी बढ़ रही है 15,000 से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बिकॉज इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज अ लॉस फॉर द फर्म। और जो वारंटी क्लेम है इट विल बी क्रेडिटेड बिकॉज इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज क्रेडिटेड। तो क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट by 15,000 rupees to warranty claims and amount will be same 15,000 rupees। ठीक है। तो वारंटी क्लेम भी 15,000 और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 15,000 से। दिस आर द जर्नल एंट्रीज पास ऑन इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। और अगर हम इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, मैंने आपको पहले फॉर्मेट बताया था, तो कहाँ आएगा ये, टू प्लांट एंड मशीनरी। रिवैल्यूएशन अकाउंट टू में बाय लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्रोविजन ऑन डेटर्स, टू वारंटी क्लेम। और अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं कि अगर एसेट बढ़ेगी और लाइबिलिटी कम होगी तो वो बाई साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, और अगर एसेट कम होगी और लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो टू साइड में आएगा, मतलब डेबिट साइड में आएगा। और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। नाउ लेट अस सी वन मोर न्यूमेरिकल ऑफ रिवैल्यूएशन ओनली। पास्ट जर्नल एंट्रीज when there is unrecorded investment worth rupees 50,000। इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट होता है और एसेट अनरिकॉर्डेड है, मींस इंक्रीज हो जाएगी एसेट। सपोज हमारे बैलेंस शीट में अगर पहले एसेट सिर्फ 50,000 रुपीज की थी और हमने ये इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं करा हुआ था, अब अगर हम इस इन्वेस्टमेंट को भी रिकॉर्ड कर दें 50,000 का तो 1,00,000 हो जाएगी एसेट। 50,000 पहले से थी, 50,000 अनरिकॉर्डेड को अब रिकॉर्ड कर रहे तो इंक्रीज हो जाएगा एसेट। और इसके लिए जर्नल एंट्री क्या करेंगे, इंक्रीज इन एसेट मींस डेबिट बैलेंस, एंड द जर्नल एंट्री पास विल बी unrecorded investments account debit
to revaluation account and amount will be 50,000 rupees. ठीक है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रही है इसलिए डेबिट बैलेंस, रिवैल्यूएशन के लिए गेन है एसेट का बढ़ना इसलिए रिवैल्यूएशन इज क्रेडिटेड. अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट एंड इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, therefore we have a debited unrecorded investment account and increase in asset is a gain for the firm, therefore revaluation account is credited. Then the second entry is unrecorded liability towards suppliers is rupees 15,000. Unrecorded liability means that liability which we have not recorded in the books of accounts. Now we have to record it. Therefore, the liability will increase. And increase in liability is the loss for the firm. Therefore, revaluation account will be debited as it is the loss for the firm. So, the journal entry pass will be revaluation account debit to unrecorded liability. Unrecorded liability is credited because it is an increase in liability and amount will be 15,000 rupees. ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्योंकि रिवैल्यूएशन के लिए लॉस है लाइबिलिटी का बढ़ना और इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट होता है इसलिए टू इन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी. Then the third entry is an item of rupees 600 included in creditors is not likely to be claimed. मतलब क्रेडिटर्स में 600 रुपए ऐसे है जिसका पेमेंट नहीं करना है. अगर हम क्रेडिटर्स का 600 का पेमेंट नहीं करेंगे मतलब क्रेडिटर्स डिक्रीज हो जाएंगे 600 से, लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी 600 रुपए से और जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसका डेबिट बैलेंस होता है और रिवैल्यूएशन के लिए गेन है लाइबिलिटी का कम होना. When liabilities decrease then it is debited and the decrement in liability is the gain for the firm. Therefore, creditors will be debited by 600 rupees and the journal entry passed will be creditors account debit 600 rupees to revaluation account 600 because it is gain for the revaluation account, means it is because it is gain for the firm. Therefore, revaluation account is credited by 600 rupees. These are the entries passed in case of unrecorded assets or unrecorded liabilities. And if we prepare the revaluation account of this entries, अगर एग्जाम में डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज आती हैं तो वैसे ही करेंगे जैसा मैंने आपको अभी बोला है. कभी एग्जाम में ये भी आता है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट. डायरेक्टली रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर प्रिपेयर करना हो तो क्या करेंगे, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट मतलब हमने इन्वेस्टमेंट पहले रिकॉर्ड नहीं करी अब रिकॉर्ड करनी है, एसेट इंक्रीज हो रही है तो गेन है तो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में बाय अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है 50,000 रुपीज तो हम यहाँ लिख देंगे 50,000 रुपीज. अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 15,000 रुपीज की. लाइबिलिटी का बढ़ना हमारे लिए लॉस है और लाइबिलिटी का बढ़ना लॉस है तो लॉस कहाँ आता है, डेबिट साइड में. तो हम क्या लिखेंगे, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी और अमाउंट कितनी आएगी 15,000 रुपीज. ठीक है, आइटम ऑफ 600 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी पेड. क्रेडिटर्स को हमें 600 रुपए कम पे करने हैं, वो भी हमारे लिए क्या है, गेन है. तो गेन कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में. क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर्स और कितनी आएगी वैल्यू 600 रुपीज. तो जो भी गेन होगा वो बाय साइड में आएगा, जो भी लॉस होगा वो डेबिट साइड में आएगा, टू साइड में आएगा. ठीक है, लॉस क्या क्या होता है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हमारे लिए लॉस है, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज हमारे लिए लॉस है और डिक्रीज इन एसेट हमारे लिए लॉस है, वो डेबिट साइड में आता है. और गेन क्या क्या है हमारे लिए, अनरिकॉर्डेड एसेट हमारे लिए गेन है, इंक्रीज इन एसेट हमारे लिए गेन है और डिक्रीज इन लाइबिलिटी हमारे लिए गेन है, इसलिए वो क्रेडिट साइड में आता है. ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंस देखेंगे. तो क्रेडिट साइड का टोटल है 50,600 रुपीज. 50,000 के अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट और 600 का डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, तो टोटल कितना हो गया 50,600 रुपीज. डेबिट साइड में हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 15,000 की. तो 50,600 में से अगर हम 15,000 को माइनस करें तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो है 35,600 रुपीज. एंड दिस 35,600 इज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. एंड दिस प्रॉफिट, यहाँ पर तो हमारे पास पार्टनर्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जो भी पार्टनर्स होंगे उनको हम ट्रांसफर कर देंगे ये प्रॉफिट
टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल ओल्ड रेशियो में, और अगर रेशियो नहीं है तो इक्वली बांटेंगे। नए पार्टनर का कोई भी रोल नहीं है इस प्रॉफिट में, मींस नए पार्टनर को रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट का शेयर नहीं मिलता, ना ही उसको लॉस में कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। तो अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट भी हो रहा है, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांटेगा, और अगर रिवैल्यूएशन में लॉस भी हो रहा है, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में ही उसको बियर करना है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर 35,600 का प्रॉफिट हो गया, एंड दिस इज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, एंड बोथ साइड्स विल डू इक्वल 50,600। अगर यहाँ 5,600 होता, यहाँ 15,000 होता, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो. I hope you might have understood. If there are some specific question which you want me to solve, please write on the comment section. Thank you.